हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। आज आपके बीच में हम यूपी ट्रिपल ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 का पेपर लेके आया हूँ, जो हुआ था पेपर, ताकि आपको उसके बेस पे तैयारी आपको पता चल सके किस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, ये भी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो समय न बर्बाद करते हुए हम लोग अपने इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें थी, वो क्या क्या थी इम्पोर्टेंट। तो आइए प्रश्न नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता की बात आती है। इसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का है? प्यारी मनसी। ये सब ये क्या दे दिया है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया है, ठीक है। और इसमें से पूछा जा रहा है कि आपके आंसर बताइए। तो इसमें देखिए, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का है। तो पहला क्वेश्चन है, किससे रहित राज्य किस काम का है? तो प्रियजनों से रहित। ये आपका आंसर हो जाएगा, प्रियजनों से रहित, ठीक है। गद्यांश की प्रथम पंक्ति में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि अपने प्रियजनों से रहित किस भाग का है। तो क्लियर हो गया है। अब देखिए, आप सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, जगत का अर्थ क्या है? समाज, संसार, देश या प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए उसका आंसर हो जाता है कि जगत का अर्थ क्या है? संसार है। जगत का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है कि संसार है। जगत का अर्थ क्या हो जाता है? संसार है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, ये है निष्फल का आशय। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी क्या करता है ना, इसमें ऐसे ऐसे वर्ड डालता है जिससे आप सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो, यानी ऐसी हिंदी डालता है जो आप कभी सुने ना हो, जिससे आपको परेशानी हो। तो यहाँ पर ऐसे ही है, निष्फल का आशय है। तो देखिए, इसमें निष्फल का आशय क्या है? ए अधूरा, फलदायी, सार्थक या व्यर्थ। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो निष्फल का आशय है वो है व्यर्थ। यानी निष्फल का मतलब इसमें कोई फल न मिले, जिसका कोई फल न निकले, ठीक है। जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकले तो उसे क्या बोलेंगे? निष्फल बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सुख में खेती को हरा भरा प्रफुल्ल करने का अर्थ क्या है? सुख के खेती को हरा भरा प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? कि जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेती की सिंचाई करना या जीवन को संकट में डालना। इसका देखिए यहाँ पर क्या है कि सुख में खेतों को हरा भरा एवं प्रफुल्लित, यानी क्या करना है इसमें? जीवन में सुखमय बनाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीवन को सुखमय बनाना, यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर। अब ये देखिए, चौथा क्वेश्चन हो गया। हम 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। आपको एकदम इजी तरीके से यहाँ बताया जाएगा। आप पैटर्न को देखिए, क्वेश्चन देखिए किस तरह से आ रहे हैं, इसीलिए इस पेपर को लाया गया ताकि आप क्वेश्चन देख के जान पाए कि तैयारी कैसे करनी है। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार वीडियो को लास्ट तक। पूरा पेपर इसमें मैथ, रीजनिंग का जो पोर्शन है वो, हिंदी का जो पोर्शन है वो, और जीके जीएस का, सभी पेपरों को इसमें कराया जाएगा। आप एक बार देख के इस पूरे को अच्छे से क्लियर करिए। अगला दीर्घ स्वर है। अब बताइए दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आपको पहले ही पता है कि जो दीर्घ स्वर होते हैं, आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। अ, ई, उ, री, ये सब क्या स्वर है जो छोटे हैं। ए है, ओ क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। ये चीजें आपको पहले से पता है। तो आप हिंदी में इसको डिटेल क्लास, मेरी डिटेल क्लास भी आएगी हिंदी के चैप्टर वाइज लेकर, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी। तो इनमें पूछा निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है? अगर ए की बात करें तो ए क्या है? ये संयुक्त स्वर है, तो ये होगा नहीं। तो आखिर में आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये बड़ा ई। यहाँ पर इसका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अंतरर्थ व्यंजन कौन सा है? अंतरर्थ व्यंजन मतलब क्या होता है? जैसे य, र, ल, व, ये अंतरस्थ व्यंजन है जो हमारे मुख के अंदर ही हो जाते हैं। स, स, ये उष्ण व्यंजन है। ग और ज क्या? स्पर्श व्यंजन है, जो स्पर्श करते हैं, हमारे जीभ को हमारे स्किन से क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर वो जो है वो क्या? अंतस्थ व्यंजन है। तो आपको यहाँ पर क्लियर बता दिया गया कि अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व क्या अंतस्थ व्यंजन है। स, ह ये उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। ग और ज स्पर्श व्यंजन है। यहाँ क्लियर हो गया। अब आप इस चीज को जब मेरी दूसरी क्लास आएगी जो चैप्टर वाइज होगी, इस चीज को आप अच्छे से देख लेंगे तो सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होगा। अब आगे देखिए, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण मतलब क्या होता है? जैसे ग के अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले, यानी ग, यानी क्या होता है? इससे सांस थोड़ा सा बाहर निकलता है, तो ऐसे ध्वनि को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसे ध्वनि को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला यानी क, च, ट, त, प, ये जितने भी हैं
ये क्या होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, ये देखिए। और तीसरा और पांचवा ये अंततस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है, यानी प्रत्येक वर्ग का, यानी जो क ख ग आप पढ़ते हैं उसका जो स्टार्टिंग है क, ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग है क, और च वाले का टर्म का च है, फिर ट है, फिर त है, फिर प है। ऐसे जो तीसरा होता है, जैसे क ख ग, तीसरा हो गया तो ग ज, ये जो वर्ड आते हैं सब सारे क्या होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो इसलिए इसमें अल्प प्राण व्यंजन क्या हो जाएगा, 7वें नंबर क्वेश्चन में अल्प प्राण व्यंजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए कितना अच्छी से बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छे से आप लोग अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर इसका आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। निम्न में घोषवर्ण कौन सा है, अब देखिए घोषवर्ण कौन सा है, जो घोषवर्ण है नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वतंत्र तांत्रियों झंकृत होती है वे क्या होते हैं, घोषवर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा जो होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सभी प्रकार क्या होते हैं, ये घोषवर्ण कहलाते हैं। चलिए इसमें पहला, इसमें क्या है, इसमें जो है घोषवर्ण है, ये चीज क्लियर हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर ओष्ठ्य वर्ण की बात हो रही है, तो ओष्ठ्य वर्ण अ आ ई उ। ओष्ठ्य वर्ण क्या होते हैं, जो दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, जो दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे उ प और प वर्ग जो है और आ कंठ वर्ग है, ई तालव्य पे वर्ग है, ऐसे ही यहाँ पर ओष्ठ्य वर्ग कौन सा उ है, ठीक है, ये चीज कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि उ, बड़ा उ और प वर्ग, ये तीनों क्या है, ये ओष्ठ्य वर्ग कहलाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, निम्न में योगगुण शब्द है, योगगुण कौन होते हैं। देखिए योगगुण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ देख लीजिए योग गुण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिए योग गुण का मतलब क्या होता है। इसमें ऑप्शन दिया है पीला, जलज, पर और दूध वाला। देखिए योग गुण जैसे मान लीजिए जलज है तो जल और ज का अर्थ है जल से उत्पन्न, किंतु इससे कमल का अर्थ भी लिया जा सकता है। अंततः जलज शब्द योग गुण है, क्योंकि ऐसे शब्द यौगिक तो होते हैं किंतु अर्थ के विचार से अपने अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे की तरफ इशारा करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, योग गुण बोलते हैं। किसी दूसरे की तरफ इशारा करते हैं तो उन्हें योग गुण बोलते हैं। तो इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा आंसर, निम्न में योग गुण शब्द है, बी वाला यानी जलज क्या है, यहाँ पर योग गुण शब्द है। तो यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्लियर हो गया ये। अगला क्वेश्चन आता है महोत्सव का संधि विच्छेद है। अब देखिए महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए महाधनुष्य, महिधनुष्य, महाधनुष्य या फिर महिधनुष्य। अब देखिए महोत्सव संधि विच्छेद है महाधनुष्य का, यानी आ और उ मिलते हैं, यहाँ पे आ की मात्रा और उ की मात्रा से मिलते हैं। इसमें गुण स्वर संधि है, इसमें गुण स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि अ आ के बाद ई उ या री आए तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, ठीक, या ए बनाते हैं ओ बनाते हैं। अगर आ आए तो उ आए, तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ और उ आ रहा है तो ये मिलकर क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, ये मिलकर ओ बना देगा, ठीक, ओ की मात्रा ऐसे बना देगा। तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि जब ओ की मात्रा बन रहा है तो क्या हो गया, महोत्सव, इसलिए महाधनुष्य क्या हो जाएगा, महोत्सव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए क्या दिया है, बैलगाड़ी में समास है। अब देखिए बैलगाड़ी है, अब बैलगाड़ी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास, ठीक है, या तत्पुरुष समास। अब ये देखिए क्या होगा इसका आंसर, बैलगाड़ी में, तो बैलगाड़ी का समास विग्रह है बैल की गाड़ी, यानी बैल की गाड़ी, जिसमें जो गाड़ी जो बैल चलाता है तो उसे बैल की गाड़ी बोलते हैं। इसमें जो तत्पुरुष समास है, क्यों, इस समास में उत्तर पद क्या है, यानी जो उत्तर पद यानी जो गाड़ी हो क्या है, प्रधान है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तत्पुरुष। यहाँ पर क्लियर हो जाएगा ये। चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि आगमन से उपसर्ग है, आगमन में उपसर्ग है, तो आगमन में उपसर्ग क्या होगा, आ उपसर्ग का अर्थ है सीमा और समेत या कमी विपरीत जो भी चीजें हैं। तो कई और शब्द हैं जिससे हम देख सकते हैं कि आ से, जिसमें आ क्या होता है, उपसर्ग है, तो आ से आकाश है, आ से आकर्षण है, आरंभ है, आक्रमण है, आचरण है, आजीवन है, ये सब क्या है, जिसमें आ की शुरुआत हो रही है वो क्या उपसर्ग लगे हुए हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे,
तो यहाँ पर आगमन में आ क्या उपसर्ग है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीजें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे है रसोइयों। रसोइया में प्रत्यय, प्रत्यय बताना है। प्रत्यय आपको पता है कि प्रत्यय हमेशा क्या होता है, लास्ट में लगाया जाता है। प्रत्यय कभी पहले नहीं लगता, प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है या, ईया, और क्या दिया हुआ है यहाँ देख लीजिए ध्यान से इसको अच्छे से, और आ। तो यहाँ पर जो रसोइया में जो प्रत्यय लगेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रसोइया में ईया प्रत्यय लगेगा, ईया। यानी जब रसोइया लिख रहे हैं तो लास्ट में ईया जो है वो क्या है, उसका प्रत्यय है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द कौन होते हैं। ठीक है, देखिए कौन सा शब्द तत्सम है। क्षेत्र, गधा, गाय या घर। अब देखिए क्षेत्र शब्द क्या है, तत्सम है। इसका तद्भव क्या है, खेत है। यानी खेत ही जो आगे चलकर हम इसे क्या बोल रहे हैं, इसी का जो उच्चारण है उसको हम क्षेत्र बोलते हैं। तो खेत को, तो खेत क्या हो गया, इसका तद्भव हो गया। और तत्सम शब्द जो है वो क्या हो गया, क्षेत्र हो गया इसका। तो गधा, गाय और घर ये सब क्या है, तद्भव है। जिनके तत्सम क्रम से क्या होंगे, गधा का गत जो तो होता है गर्धव होता है, गाय को गौ बोलते हैं, घर को गृह बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही खेत को क्षेत्र बोलते हैं। तो तद्भव क्या हो गया यहाँ पे, खेत, और तत्सम क्या हो गया, क्षेत्र। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे देखिए निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। अब देखिए यौवन, निर्जर, जीव, स्थान। अब यहाँ पे जीव जो है वो तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होता है, जिह्वा होता है। जिह्वा, जिसका तत्सम क्या होता है, जिह्वा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है। अब देखिए दो शब्द होते हैं, देशी और विदेशी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो शब्द जो विभिन्न बोलियों या भारतीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जिनका स्रोत अज्ञात, जिसके बारे में पता नहीं वो कहाँ से आए हैं, तो उन्हें हम देशी शब्द बोलते हैं। जैसे जूता, कटोरा, खिचड़ी, पगड़ी, डिबिया, तेंदुआ, ये सब क्या है, ये सब जो हम इसे हम क्या बोलेंगे, देशज शब्द। यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो है कटोरा, ठीक है, कटोरा जो है वो क्या है, देशज शब्द है, जो बाहर से आया गया है और उसको जैसा वो आया उसी तरह हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसी तरह हमने उसे बोलना भी शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर है 18, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। अब देखिए टिकट, मध्य, मयूर, वचन। टिकट, मध्य, मयूर, वचन, इसमें क्या है, कौन सा शब्द विदेशी है। तो इसमें देखिए टिकट शब्द जो है क्या हो, अंग्रेजी भाषा का शब्द है टिकट, तो ये शब्द विदेशी है। मयूर शब्द तत्सम है, तद्भव है इसका मोर। तो यहाँ विदेशी पूछा है तो विदेशी क्या होगा, टिकट हो गया, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द क्या होगा, हरा, पतला, सभा या गहरा। तो हरा संज्ञा शब्द में क्या है, सभा। जिस संज्ञा से, संज्ञा क्या होता है, जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो, यानी उनके ग्रुप में होने का बोध हो, तो उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर सभा जो है वो क्या एक समूह है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सर्वनाम है। अब इसमें सर्वनाम कौन सा है देख लीजिए, नींद, रोग, सफाई और क्या है, कौन। अब इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए इसमें कौन जो है ये सर्वनाम शब्द है। किसी भी संख्या के स्थान पर जब कोई शब्द प्रयोग होता है तो वह क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ 11 सर्वनाम है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पे कौन आया है, इसका मतलब ये क्या है, सर्वनाम है। विकारी शब्द सर्वनाम का ये सर्वनाम है, इसमें क्या जाएगा, कौन वाला शब्द जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए निम्न में विशेषण बताना है। अब आपको यहाँ पर क्लियर करना है विशेषण शब्द कौन से हैं। निम्न में विशेषण शब्द है लड़कपन, उचित, कठोरता और घबराहट। लड़कपन, उचित, कठोरता और घबराहट। अब देखिए विशेषण शब्द क्या है, तो यहाँ पर उचित शब्द विशेषण है, ठीक है, क्योंकि ये गुणवाचक है। गुण, किसी का गुण बता रहा है। जिस शब्द से संज्ञा के गुण या दशा का बोध हो, स्वभाव का पता चले, उसे क्या बोलते हैं, गुणवाचक। तो यहाँ पर क्या है, गुण किसका है, उचित शब्द है। उचित जो है क्या बता रहा है, गुण के बारे में बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। देखिए जिन प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, पहले ये जान जाइए कि जिन क्रियाओं में इस बात का बोध हो कि कर्ता का कार्य स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं।
जैसे उठना, चमकना, गिराना, देना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सी यानी गिराना। गिराना क्या है, पेड़ार्थक शब्द है, यहाँ पर पेड़ार्थक शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में अव्यय है। अव्यय का अर्थ क्या होता है, ऐसे क्रिया विशेषण जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते तो उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, वही। तो यहाँ पर जो निम्न में अव्यय की बात पूछ रहा है तो यहाँ जो है ठीक क्या हो गया, अव्यय हो जाएगा। अब आता है पंछी का पर्यायवाची क्या है। पंछी का पर्यायवाची क्या है, तो देखिए इसमें पंछी का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैं पंछी का पर्यायवाची क्या है, भूधर, मीन, वृंद, बीहक। यहाँ पर देखिए जो बी है, डी है, बीहक। बीहक का मतलब क्या होता है, पंछी। तो पंछी का पर्यायवाची बीहक है। और भी क्या है, खग बोल सकते हैं, पखेरु बोलते हैं, परिंदा बोलते हैं, अंडज बोलते हैं। भूधर, पर्वत, मीन ये सब मछली का पर्यायवाची है। जो भूधर हो गया, मिंद हो गया, पर्वत हो गया, ये सब क्या है, ये सब भूधर पर्वत का पर्यायवाची है और मीन जो है मछली का पर्यायवाची है, ठीक है। अब इसके बाद आता है जटिल, यानी 25वां क्वेश्चन है जो जटिल का विलोम है। जटिल का मतलब क्या होता है, कठोर। तो कठोर का विलोम क्या होगा, सरल। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन बहुत दे दिया था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, जो देने योग्य है के लिए शब्द है। जो देने योग्य है तो उसे क्या बोलते हैं, जो देने योग्य है तो उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं हम। जो देने योग्य उसे दे बोलेंगे, जो देने योग्य उसे क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे, ठीक है। जो देने योग्य उसे हम दे बोलेंगे। दिन, दिन शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो एक दिन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, दिवस। और एक दिन का मतलब होता है गरीब, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। तो ठीक है, इसमें क्या है, साहस और पुस्तक, अंबर, बालक, इसमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है। तो यहाँ पर अंबर जो हो जाएगा, अंबर शब्द अनेकार्थक शब्द। अंबर का अर्थ है वस्त्र, आकाश, कपास, मेघ, ये सब क्या है, ये किसके अनेकार्थक शब्द है ये। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। अब देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है, पूज्य, परीक्षण, प्राण, परीक्षा। पूज्य, परीक्षण, प्राण और परीक्षा। तो देखिए परीक्षा वर्तनी दृष्टि से क्या है, शुद्ध शब्द है। पूज्य में बड़ाव की मात्रा लगती है, ठीक है। परीक्षण में ये भी बड़ी की मात्रा लगेगी। प्राण में 9 आएगा, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो ये तीनों गलत है। सही शुद्ध वर्तनी क्या है, परीक्षा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बता, इसमें अशुद्ध बताना है। तो देखिए यहाँ पे मधुर जो है, प्रमाणिक जो है, प्रमाणिक देखिए छोटी की मात्रा लगा है, ठीक है। यहाँ पर प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, यानी आ की मात्रा इसमें लगेगा। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, अधिकरण। तो अधिकरण में क्या होता है, ठीक है, अपदान कारक का परसंग से, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा पर, यानी अधिकरण पर कारक का परसंग है पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 31 क्वेश्चंस को देख लिया है। अब देखिए आगे, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्न में पुल्लिंग कौन सा है, क्षमा, घटना, क्षेत्र और रीति। इसमें देखिए पुल्लिंग बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर सी, क्षेत्र जो है क्या है, पुल्लिंग है। क्षमा, घटना, रीति ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। क्षेत्र जो है इसमें क्या है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। तो गरिमा स्त्री क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। दुख, लेख, स्पर्श ये सब क्या है, पुल्लिंग है। दुख, लेख और स्पर्श क्या है, सब पुल्लिंग है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, दर्शन, नारी, लता, गाय। दर्शन, नारी, लता, गाय, यानी इसमें किसका प्रयोग बहुवचन में होता है, तो दर्शन का। दर्शन का प्रयोग क्या होता है, बहुवचन में होता है। दर्शन, लोग, प्राण, आंसू, दाम, ओट, ये सब प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। नारी का बहुवचन नारियां होता है। लता का बहुवचन लताएं होता है। गाय का बहुवचन गाय होता है। लेकिन दर्शन का प्रयोग हमेशा वो बहुवचन के रूप में होता है, दर्शन नहीं लिखते हैं उसके लिए।
तो ये 35 क्वेश्चन हमारा देखिए, 35 क्वेश्चन में निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वो आ रहा है, वो पुस्तक पढ़ेगा। यहाँ पे ये शब्द है, इसमें भूतकाल का क्या होगा, तो राम घर गया था, यानी ये क्या हो जाएगा, ये वाक्य भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ, वह आ रहा है, ये सब वर्तमान काल के उदाहरण है। वो पुस्तक पढ़ेगा, ये भविष्य काल का, यानी जो चीज़ें भूतकाल का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ें बीत चुकी है। तो इसमें कौन सा वर्ग है जो बीत चुका है, राम घर गया था, यानी राम घर गया था ये पहले से बीत चुका है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही वाला आंसर हो जाएगा। निम्न में भाववाच्य है, भाववाच्य क्या होगा, क्रिया का वह रूपांतर जिसमें वाक्य के क्रिया और भाव की प्रधानता का बोध हो। तो यहाँ पर देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा नहीं जाता। यहाँ पर देखिए, मोहन से बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य, यानी किसके साथ नहीं बैठा जाता, मोहन से। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, तो विद्वान सब जगह पूजा करते हैं, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानते हैं, ठीक है। वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा तब हम लोग बाहर आ गए। अब देखिए, यहाँ मिश्र वाक्य पूछा है, तो जब सवेरा हुआ, यानी जब दो वाक्यों को एक साथ मिला दिया जाए, तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए, इसका मतलब यही वाक्य जो है क्या है, वो संयुक्त वाक्य है। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, वाक्य में इसमें अशुद्ध क्या है, ए मैंने, यानी मैंने क्या इसमें अशुद्ध है, मैंने के स्थान पर मुझे का प्रयोग किया जाना चाहिए, यहाँ पर मैंने की जगह मुझे लिखना चाहिए। प्रश्न चीज कौन सा है, ये तो आप बता सकते हैं आराम से। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत शोर मचाना। जब किसी महफिल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर मचाया तो क्या बोलते हैं लोग, अचानक आप आ पड़ना, यानी बहुत शोर, अचानक आफत आ पड़ना, ये क्या हो जाएगा, आसमान पर बहुत तेज़ी से अचानक से क्या हो जाए, कोई समस्या आ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आसमान फट गया, यानी बहुत तेज़ी से कोई समस्या जब अचानक से आफत आ पड़े। 40 नंबर 1 क्वेश्चन है, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है पैरों पर खड़ा होना, यानी स्वावलंबी होना मतलब खुद का कार्य सब कुछ करना, किसी से बिना हेल्प के सारा काम करना, तो ये स्वावलंबी होता है। तो इसमें कौन सा है, 11:15 होना नहीं होगा, पानी फेर देना ये भी नहीं होगा, खुद के पैरों पर खड़ा होना, यानी ये क्या हो जाएगा, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। अब देखिए, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, मतलब अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम कहाँ से होगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो आप देखिए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, यानी जिस तरह से आप जो पेड़ बोओगे उसी का फल पाओगे, ऐसे यहाँ पर जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। ये हो गया। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है लाभ ही लाभ, यानी 5 उंगलियां घी में। सिंपल सी बात है, लाभ ही लाभ अगर चार तरफ से हो रहा है तो क्या बोलेंगे कि 5 उंगलियां क्या है, घी में है, 5 उंगलियां घी में है, ठीक है। तो ये सारे अभी 43 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है, यानी व्याख्यानुवाद, यानी मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद जो कहलाता है उसे व्याख्यानुवाद बोलते हैं, ठीक है। ब्रज हिंदी का किस भाषा के उपरांत के अंतर्गत है, ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत है, तो ब्रज जो है वो पश्चिमी हिंदी की भाषा के अंतर्गत है, पश्चिमी हिंदी की जो ब्रज भाषा जो है वो क्या है, पश्चिमी हिंदी के उपरांत है, पश्चिमी हिंदी के उपरांत है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के उपरांत है। इस तरह से आप लोग को मैंने आज 45 हिंदी क्वेश्चन कराया है। कल आगे के कल क्वेश्चन करा दूंगा, एक ही दिन पे ज़्यादा होगा तो बता दूंगा, तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को मैं यही रोकूंगा और इसके आगे का पोर्शन जो है मैं कल बता दूंगा। आप लोग तब तक इतना पढ़ के देखिए कैसे हिंदी के कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। इन सिलेबस को चैप्टर वाइज भी हम आपको देंगे, तो अच्छे से उनको पढ़िएगा। साथ में आपको जीके का भी आएगा, कंप्यूटर का भी आएगा, यानी हर तरह की चीज़ों को तैयारी के लिए आपके पास वन लाइनर भी मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेगा। तो आप उसे अच्छे से तैयारी करिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन क्या मिस ना हो, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से इसको देख लीजिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, सेक्शन में कमेंट करेंगे ताकि हमसे जुड़ सके। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। एनसीईआरटी वॉरियर लिंक मेरा है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। एनसीईआरटी और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू।